Hello everyone and welcome to Pharmacology lecture series Foundation Module 1 and Lecture 2। स्टूडेंट्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि फार्माकोलॉजी क्या है और फार्माकोलॉजी की दो मेन डिवीजन्स कौन सी हैं, जिसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम फार्माकोकाइनेटिक्स को थोड़ा मजीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ड्रग रेजिमेन की बात करेंगे और एट लास्ट हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, इसे हम बेसिकली फार्माकोलॉजी की फार्माकोकाइनेटिक्स की डिवीजन में पढ़ रहे होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की हमने चार पैरामीटर्स को डिस्कस किया था, जिसमें एडमी एक वर्ड था जिसकी एब्रीविएशन थी ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। अब अगर हम इन 4 पैरामीटर्स की बात करें, तो ये 4 पैरामीटर्स किसी भी फिज़िशियन या क्लिनिशियंस को हेल्प करते हैं कि वो पेशेंट के लिए एक अच्छा ड्रग रेजिमेन जो है, वो डिज़ाइन कर सकें। अब अगर हम फर्दर बात करें कि ये ड्रग रेजिमेन क्या होता है, तो बेसिकली जो ड्रग रेजिमेन है, ये एक ऐसा सिस्टमिक प्लान होता है, जो कि डाइट का प्लान हो सकता है, किसी थेरेपी का प्लान हो सकता है या फिर किसी मेडिकेशन का प्लान हो सकता है। और ये कुछ इस तरीके से सिस्टमिकली बनाया जाता है कि वो पेशेंट की जो कंडीशन है, उसे या तो इम्प्रूव कर सके या उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सके। तो इसे हम कह रहे होते हैं ड्रग रेजिमेन। सो ये जो 4 पैरामीटर्स हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के, ये एक फिजिशियन को हेल्प करते हैं। अब अगर हम फर्दर बात करें कि जो ड्रग रेजिमेन है, उसके कंपोनेंट कौन से हैं? अगर कोई एक फिजिशियन कोई ड्रग रेजिमेन जो है वो बनाना जा रहा है या वो एक प्लान करने जा रहा है कि किस तरह का ड्रग रेजिमेन होना चाहिए, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो उसे मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, जो कि आपके सामने मौजूद है कि हमारे पास यहाँ पे एक टैबलेट है और एक कैप्सूल है। ये हमारे पास कोई मेडिसिन मौजूद है। अगर ये मेडिसिन कोई पेशेंट लेता है, तो उस पेशेंट के लिए क्या होगा कि उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी और उसकी कंडीशन जो है वो प्रीवियसली जो पहले उसकी कंडीशन थी उससे बेहतर हो जाएगी। अब अगर हम आप इस प्रिस्क्रिप्शन को देखें, उस प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास 2 ड्रग्स मौजूद हैं। एक टैबलेट की फॉर्म में है और दूसरी जो है वो कैप्सूल की फॉर्म में है। जो ड्रग की कंडीशन है या हम इन शॉर्ट कहें कि जो ड्रग की स्टेट है, लाइक हम कहते हैं कि एक टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये उस मेडिसिन की डोजेज फॉर्म है। लाइक अगर टैबलेट है तो वो एक डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल है तो ये दूसरी डोजेज फॉर्म है, सिरप है, इंजेक्शन है, इन्फ्यूजन है, कि आपकी जो ड्रग है या आपकी जो मेडिसिन है वो किस फॉर्म या किस स्टेट में है, वो हमारी डोजेज फॉर्म है। अब अगर हम नंबर 1 लाइन को देखें, लाइक टैबलेट कैफ्लाम, तो टैबलेट जो है ये उस ड्रग की डोजेज फॉर्म है, यानी कि टैबलेट की फॉर्म में मौजूद है। कैफ्लाम उस ड्रग का नाम है, ठीक है? उसके बाद नंबर 2 आपके पास आ रहा है 50 एमजी। तो ये जो 50 एमजी है, ये उस ड्रग की डोज़ है कि वो 50 एमजी डोज़ है। उसके बाद अगर हम फर्दर जाएँ, तो वहाँ पे लिखा हुआ है पीओ। पीओ का मतलब होता है ओरली इनटेक, यानी हम किसी भी चीज़ को अपने माउथ के थ्रू लें, तो उसे हम पीओ लिखते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ कि एक डोज़ेज फॉर्म टैबलेट है, जो ब्रांड ब्रांड है उसका या उस टैबलेट का जो नाम है वो कैफ्लाम है, उसकी जो डोज़ है वो 50 एमजी है, पीओ उसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी उस ड्रग को हम किस तरीके से बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे फ्रॉम माउथ। उसके बाद लिखा है 1 इंटू बीडी, 1 मतलब 1 टैबलेट एंड बीडी मतलब दिन में 2 बार। तो ये हो गई बेसिकली फ्रीक्वेंसी कि दिन में वो मेडिसिन आप कितनी मर्तबा देंगे दिन में 24 आवर्स में। तो ये हो गई उस ड्रग की आपके पास फ्रीक्वेंसी। 4-5 डेज़, इसका क्या मतलब हुआ कि वो ड्रग की ड्यूरेशन कितनी है, उस ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कितनी है। सो जो 5 डेज़ हैं, ये आपके पास जो है बेसिकली ड्यूरेशन है कि वो ड्रग कितने टाइम तक यूज़ करनी है, यानी ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। और सेम गोज़ फॉर द सेकंड लाइन कि आपके पास डोज़ेज फॉर कैप्सूल है, राइज़िक ब्रांड का नाम है, 40 एमजी उसकी डोज़ है, पीओ उसे यानी उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ओरली है, 1 इंटू ओडी मतलब दिन में 1 बार वो लेनी है, यानी 24 आवर्स के अंदर 1 मर्तबा वो टैबलेट ली जाएगी, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। और 7 डेज़ यानी उसकी जो टोटल ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है, वो क्या है आपके पास 7 डेज़। तो ये आपके पास जो पूरा पैटर्न है प्रिस्क्रिप्शन का, ये बेसिकली आपके पास एक ड्रग रेजिमेन है। और इस रेजिमेन को डिज़ाइन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि
आपका जो ड्रग रेजिमेन है, उसमें क्या चीज़ किस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है? डोज़ेज फॉर्म क्या होनी चाहिए, उसका रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, यानी किसी भी रेजिमेन को डिज़ाइन करने से पहले आपको उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। अगर आपको उसके कंपोनेंट्स पता होंगे, पेशेंट की कंडीशन पता होगी, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी पेशेंट के लिए ड्रग का रेजिमेन जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हम फर्दर बात करें कि ये जो ड्रग रेजिमेन है, इस ड्रग रेजिमेन को बनाने के बाद अगर हम फर्दर जाएँ तो अब बात आती है कि ड्रग रेजिमेन में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होंगी? मतलब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि जो रूट था वो क्या था दोनों में ओरली था। वो पेशेंट अपने माउथ से उस ड्रग को इनटेक कर रहा था। तो ये रूट था कि ड्रग किस रूट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होगी। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जो सबसे मेन चीज़ आती है सिलेक्शन, कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? कि हम पेशेंट में क्या देखेंगे या किस तरीके से हम एक रूट को सेलेक्ट करेंगे। हो सकता था कि प्रीवियस रेजिमेन के अंदर हमने टैबलेट और कैप्सूल लिया था जो कि एक ओरल फॉर्म थी। मेबी हो सकता था कि हम वहाँ पे कोई इंजेक्शन ले लेते या कोई सिरप ले लेते, ठीक है? या फिर हम कोई पैच ले लेते, ज़रूरी था कि हमने टैबलेट ली। तो ये एक सिलेक्शन है कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम सिलेक्शन किस बेस पे कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो ये है कि जो आपकी ड्रग है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? लाइक वो वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है या उसकी आयनाइज़ेशन क्या है? तो नंबर 1 क्राइटेरिया आपके पास क्या हो जाता है कि ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 2 आपका जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो ड्रग हम दे रहे हैं उसका पर्पस क्या है? उसको यूज़ करने का पर्पस क्या है? ठीक है? लाइक हम कोई ड्रग दे रहे होते हैं वो इसीलिए दे रहे होते हैं कि कोई इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाए, ठीक है? या उनके जो सिम्पटम्स हैं वो रिलीव हो जाए। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव यानी हमारा एक गोल होता है, थेरेप्यूटिक गोल होता है। अब थेरेप्यूटिक गोल्स में फर्दर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम एक मेन पॉइंट लें व्हिच इज़ नीड फॉर द रैपिड ऑनसेट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट आता है और उसके पेट में बहुत शदीद दर्द है और हमें उसे कोई पेन किलर देना है, तो हम उसको ओरली वो पेन किलर नहीं देंगे। क्योंकि ओरली पेन किलर को वर्क करने में तकरीबन 20 टू 40 मिनट्स लगेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? रैपिड ऑनसेट चाहिए, जल्दी से वो इफ़ेक्ट चाहिए। तो हम जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे वो आईवी करेंगे यानी उसको इंट्रावेनसली इंजेक्शन दे देंगे यानी इंजेक्शन की तरफ मूव कर जाएँगे ताकि उसको जो रिज़ल्ट है यानी जो उसका ऑनसेट है ड्रग का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाए। तो हमारे पास यहाँ थेरेप्यूटिक गोल क्या है हमारा कि हमें रैपिड ऑनसेट चाहिए। ठीक है? इसके साथ-साथ सेकंड वन इज़ के आपके पास जो पेशेंट है उसका जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कितनी है? अगर वो ट्रीटमेंट बहुत लंबा है तो आप उसे इंजेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक पेशेंट है और उस पेशेंट को जो है वो बॉडी में पेन है और तो पेन की कंडीशन में हम उसको रोज़ नहीं इंजेक्शन दे सकते, ठीक है? अगर हम रोज़ उसको आईएम इंजेक्शन देते हैं बाजू पर तो उसके बाजू तो यानी स्वेलिंग हो जाएगी। तो पेशेंट कंप्लायंस क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास पेशेंट की कंप्लायंस ये है कि हम पेशेंट को टैबलेट की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक सेकंड थेरेप्यूटिक गोल आता है, यानी हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट को अगर ज़्यादा टाइम तक देना है, तो हम उसे टैबलेट की फॉर्म में लेके चले जाएँगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा कि हमें रैपिड ऑनसेट चाहिए था, हमें जल्दी से हम चाह रहे थे कि अभी जो है वो दर्द खत्म हो जाए, तो हमने इंजेक्शन दे दिया। ठीक है? एंड नंबर 3 इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिलीवरी टू द लोकल साइट। मतलब हमें कोई ड्रग है, वो ड्रग ब्लड तक नहीं पहुँचानी। हम चाह रहे हैं कि वो ड्रग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को जो है वो एलर्जी हुई है, अब वो एलर्जी स्किन के ऊपर हुई है। हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसी ड्रग दें जो उसके ब्लड में ना पहुँचे, बस उसके स्किन के ऊपर काम करे। जैसे हम कह रहे होते हैं टॉपिकल इफ़ेक्ट या लोकल साइड इफ़ेक्ट। यानी जो आपके ब्लड में ना जाए, आपकी स्किन के ऊपर काम करे। जिसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं लाइक आपने पैच देखे होंगे, ठीक है? जो पेन किलर पैच होते हैं या फिर जैसे सनीप्लास्ट वग़ैरह होता है, तो ये आपके पास पैच का एक पैच की डोज़ेज फ़ॉर्म है। तो इसमें हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है कि हम उस ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो ब्लड में नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि लोकली यानी स्किन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आ जाए। तो इसमें ये भी हमारा एक थेरेप्यूटिक गोल है, अगर हमें लोकली इफ़ेक्ट चाहिए तो हम ना ओरल की तरफ मूव करते हैं, ना इंजेक्शंस की तरफ मूव करते हैं। फिर हम मूव करते हैं लाइक ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ठीक है? या टॉपिकल में हमारे पास पैच वगैरह आ जाते हैं, तो ये भी हमारा एक थेरेप्यूटिक गोल है। तो ये 2 ऐसे सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ हैं मेन जिनको हम ये देखकर अपना रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि आया कि वो जो हमारे पास पेशेंट है उसको हमने किस फॉर्म के अंदर जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, वो ओरली एडमिनिस्टर करनी है, इंजेक्शन की फॉर्म में एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है? तो ये टोटली डिपेंड करता है उस क्राइटेरिया के ऊपर। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन-कौन से रूट्स हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के। सबसे पहले हमारे पास एक रूट आता है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रूट।
इंटरनल रूट का मतलब होता है कि किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करना बाय माउथ, ठीक है? इसके अंदर हम एग्जांपल ले लें तो हमारे पास सिरप है, ठीक है? हमारे पास कैप्सूल है या टैबलेट है, तो या फिर शाशें हैं नॉर्मली, वो भी हम एक लिक्विड फॉर्म बनाकर उसको जो है वो ओरली माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी ड्रग हम माउथ के थ्रू ले रहे हैं तो वो इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। सेकंड वन इज पैरेंटल। पैरेंटल का मतलब है कि हम उस ड्रग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस ड्रग को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहे हैं इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था कि अगर हम कभी भी बात करेंगे ब्लड की, तो ब्लड का हम दूसरा नाम दे रहे होते हैं फार्माकोलॉजी में सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर आप कोई भी ड्रग डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुंचा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कि ड्रग इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस या एडमिनिस्टर्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसके साथ फिर हमारे पास कुछ और हैं जो इंटरनल और पेरेंटल इन दोनों की कैटेगरीज में नहीं आते, जिसे हम अदर कैटेगरी कह रहे होते हैं। अब अगर हम फर्दर इंटरनल रूट को मज़ीद डिस्कस करें, तो इंटरनल रूट जैसे कि मैं बता चुका कि वो ड्रग जो कि आप ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लाइक आपके पास कोई टैबलेट है, कोई कैप्सूल है, ठीक है? तो वो हमारे पास ओरली ड्रग है। अब ओरल के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की ओरल प्रिपरेशंस मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर 2 टाइप्स हैं, इनको मैं थोड़ा-सा ब्रीफली डिस्कस करूँगा क्योंकि इन्हीं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मेरा सेकंड लेक्चर है, जो कि हर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक हम ब्रीफली और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो ओरल प्रिपरेशंस हमारे पास होती हैं, उसमें मोस्टली 2 तरह की प्रिपरेशन है। एक वो प्रिपरेशन है अगर हम टैबलेट की फॉर्म की बात करें, एंटेरिक कोटेड होती हैं, ठीक है? एंड नंबर 1 इज़ एक्सटेंडेड रिलीज़। एंटेरिक कोटेड वो ड्रग्स होती हैं जिन ड्रग्स का हम चाह रहे हैं कि वो ड्रग जब हमारी बॉडी में जाए, तो जाने के बाद वो स्टमक में रिलीज़ ना हो, ठीक है? वो स्टमक के अंदर यानी स्टमक का जो एसिड है वो उसको कुछ ही कर ही ना पाए। तो हम क्या करते हैं कि उस ड्रग के ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, एक एंटायर कोटिंग करते हैं और उस कोटिंग के करने के बाद वो ड्रग जब आपके स्टमक में जाती है, तो वो रिलीज़ नहीं होती क्योंकि वो जो कोटिंग है उस ड्रग को रिलीज़ होने नहीं देती। फिर वो जब एंटेरिक कोटेड जो ड्रग है वो आपके स्टमक से होती हुई जब आपके इंटेस्टाइन में जाती है, तो इंटेस्टाइन में जाके वो रिलीज़ होती है। तो उस टैबलेट को हम क्या कहते हैं कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट है। अभी आप कभी भी कोई भी ऐसी ड्रग देखें, तो मोस्टली हर ड्रग के ऊपर लिखा हुआ होता है एंटेरिक कोटेड, लाइक जैसे कि एस्पिरिन जो है वो एंटेरिक कोटेड आती है और ब्रूफिन जो है ब्रूफिन भी ब्रूफिन सॉरी शुगर कोटिंग है, ठीक है? एंटेरिक कोटिंग में हमारे पास एस्पिरिन और इस तरह की काफ़ी ड्रग्स आ रही होती है। तो वो ड्रग जिसके ऊपर लिखा हो कि ये एंटायरिक कोटेड है, इट्स मीन कि ये ड्रग आपके स्टमक में रिलीज नहीं होगी। ये कहाँ रिलीज होगी? आपके इंटेस्टाइन में रिलीज होगी, ठीक है? उसके बाद दूसरी रिलीज आती है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। ये वो टैबलेट्स होती हैं जिनको हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो ड्रग आराम आराम से रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 500 mg की किसी को ड्रग दे रहा हूँ तो 500 mg की ड्रग डायरेक्ट बॉडी में जाके रिलीज नहीं होगी, वो कुछ ड्यूरेशन के बाद होगी। फॉर एग्जाम्पल, शुरू के 1 घंटे के अंदर 100 mg रिलीज होगी, फिर 2 घंटे बाद वो दोबारा 100 mg रिलीज होगी, फिर 2 घंटे बाद 100 mg रिलीज होगी। इस तरीके से वो तकरीबन 10 घंटे के अंदर 500 mg रिलीज होगी। तो इसे कहते हैं एक्सटेंडेड रिलीज, ठीक है? एक्सटेंडेड रिलीज मतलब जो उस ड्रग की जो रिलीज होने की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है, वो एक्सटेंड हो जाती है। इसका बेनिफिट हमें क्या होता है कि इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हमें एक टैबलेट जो है वो मल्टीपल टाइम नहीं लेनी होती, हम एक ही मरतबा ले लेते हैं और वो ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में स्लोली स्लोली रिलीज कर रही होती है, ठीक है? अब एक्सटेंडेड रिलीज के अंदर हमारे पास फर्दर मजीद टाइप आती हैं जिसमें ER, XR, XL, SR ये मजीद होती है। तो आप कभी भी आप कोई भी ड्रग देखें तो उसका जब बॉक्स आप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि एक्सटेंडेड रिलीज है या नहीं। अब हम मूव करते हैं सेकंड। सेकंड इज पैरेंटल। पैरेंटल का मतलब जैसे कि मैं बता चुका कि कोई भी ऐसी ड्रग जिसको आप डायरेक्टली एडमिनिस्टर करें अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, उसे हम पैरेंटल रूट कह रहे हैं, ठीक है? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके स्किन की डिफरेंट लेयर्स मौजूद है। अब सबसे पहले आपकी स्किन है। अगर कोई ऐसी ड्रग है, लाइक आपकी स्किन का जो पैटर्न है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, उसके बाद डर्मिस होती है, डर्मिस के बाद आपकी सबक्यूटेनियस लेयर होती है, देन मसल होते हैं, ठीक है? और देन ब्लड वेसल्स, आपकी इस तरीके से पूरा पैटर्न है। अब अगर कोई आपकी ड्रग डायरेक्ट जस्ट आपके एपिडर्मिस के अंदर एडमिनिस्टर हो रही है, तो उस ड्रग को हम कहते हैं इंट्राडर्मल, ठीक है? इंट्राडर्मल होती है। उसके बाद अगर वो डर्मिस से थोड़ा-सा अंदर जाके एडमिनिस्टर हो रही है, तो उसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस, जिसमें हमारी इंसुलिन्स आ जाती है मोस्टली, ठीक है? और उसके बाद
वो ड्रग जो आपके मसल्स में एडमिनिस्टर हो रही है, लाइक नॉर्मली जो आप बाजू पे इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, जिसे हम आईएम इंजेक्शंस कह रहे होते हैं, ये इंट्रामस्कुलर होते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ है वो आपके पास है वेन। जब आप कोई भी ड्रग अपने वेन के अंदर एंटर करते हैं, लाइक जैसे आईवी इंजेक्शंस लग रहा होता है जो कैनोला में या नॉर्मली डायरेक्टली लग रहा होता है, या फिर जो आपको ड्रिप लग रही होती है, ये क्या है, ये वेन के अंदर डायरेक्ट आपको ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, तो उसे हम इंट्रावेनस कह रहे हैं। अब हम मूव करें अदर टाइप्स में। अदर टाइप्स में अगर हम बात करें तो अदर टाइप्स में हमारे पास जो जो ओरल, ठीक है, यानी एंट्रल रूट और पैरेंटल रूट, इनके अलावा जितनी ड्रग्स हैं, लाइक जैसे कि ओरल इनहेलेशन या नेजल प्रिपरेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि विक्स के आपके पास डिफरेंट इस तरीके से ऑरल इनहेलेशन फॉर्म्स आ रही होती हैं, ठीक है, या स्प्रेज आ रहे होते हैं, तो उनको आप क्या करते हैं, नाक में रखते हैं और उसे इनहेल करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास नेजल प्रिपरेशन होती है। इंट्राथीकल आपके पास वो होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब आप किसी ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, तो वो इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर ड्रग का एक सिस्टम होता है। उसके बाद टॉपिकल, जैसे कि मैं बता चुका था कि कोई भी ड्रग जब आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, लाइक वो क्रीम हो गई, वो ऑइंटमेंट हो गई, ठीक है, या पैच हो गए, तो ये तमाम चीज़ें कौन सी कैटेगरी में आती हैं, ये टॉपिकल की कैटेगरी में आ रही होती हैं। तो इसे हम कहते हैं कि स्प्रे, लाइक जैसे पेन किलर स्प्रेज आ रहे होते हैं, वो भी आपके टॉपिकल है। तो ये आपके पास टॉपिकल चीज़ें होती हैं। अच्छा, टॉपिकल में जैसे मैंने आपको बताया पैच ना, पैच टॉपिकल लगता है, लेकिन इसको हम एक और फर्दर, जैसे कि नीचे आप टाइप देखें तो लिखा हुआ है ट्रांसडर्मल। अब ट्रांसडर्मल में क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई पैच लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिकल के अंदर भी हम ट्रांसडर्मल को ला सकते हैं, लेकिन इसे हम मोस्टली ट्रांसडर्मल एक अलग से कैटेगरी बनाई हुई है, जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा पैच जो हम अपनी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसडर्मल आपके पास रूट हो जाता है। उसके बाद लास्ट है आपके पास रेक्टम, ठीक है, रेक्टम के अंदर अगर कोई ड्रग एडमिनिस्टर की जा रही है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज, जो मार्केट में नापा के नाम से सपोजिटरीज आ रही होती हैं पैरासीटामोल की, तो अगर आप रेक्टल रूट के थ्रू कोई ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसे हम रेक्टल रूट में लेके जा रहे होते हैं। मजीद हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल से, लाइक ऑरल इनहेलेशन या जितनी भी हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, इसके कुछ साइड इफेक्ट या इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि आज के लेक्चर में आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। और इसी तरीके से अगर आपको मजीद कोई सवालात हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, और काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।